तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी या फिर पार्टनरशिप की। ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। फॉर्मूले की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि अपनी यही तो पहचान है कि कोई भी टॉपिक हो उसमें जहां तक जरूरत नहीं पड़े आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। ठीक है ना। और आपने यदि अनुपात समानुपात ढंग से पढ़ रखा है तो साझेदारी इतनी आसान हो जाएगी, आप चुटकियों में हल करोगे। ठीक है ना। और अनुपात समानुपात का जो कंप्लीट मैटर है वो आपको यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज पे मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी टॉपिक है मैथ्स का, वो आप टॉपिक के सीकर कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ठीक है। और यदि रीजनिंग देखनी है तो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से चैनल है, उस पर प्ले लिस्ट बनी पड़ी है सभी टॉपिक्स की, वो भी आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास है, टीचमेंट पर भी पड़ी है। और लाइव क्लास यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए बात हो रही है, तो मेरी टीचमेंट ऐप पर टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और इसकी जो क्लासरूम आईडी है वो है 7068998801। ये क्लासरूम आईडी है। इससे आप मैथ्स वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8 से 9 लाइव क्लास डेली चलती है। ठीक है। अब बात करें दोस्तों अपन साझेदारी या पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक बातें करेंगे। इसकी फॉर्मूला लगाना है नहीं हमें। साझा या फिर साझेदारी कह सकते हो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्पेलिंग पे मत जाना भाई। ठीक है। अब दोस्तों इस साझेदारी का मतलब क्या है? तो साझेदारी का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित शुरू कर रहे हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित, चाहे आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या किसी भी फील्ड का। तो एक तो होता है किसी काम को अकेला आदमी करता है, और वहीं पे उसी काम को यदि कुछ मतलब साथी मिलकर करें तो उसको क्या बोलेंगे अपन? साझेदारी बोलेंगे। या फिर उन्होंने किसी काम को साझे के रूप में ले लिया है, साझा कर लिया है या पार्टनरी कर लिया है, जो नॉर्मली आपको पता ही है। कोई अलग से टॉपिक नाम नहीं आता है यहाँ पर। साझा, ठीक है, वही चीज है जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि उनको भाई साझा करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब लाभ कितना मिलेगा उस बात का पता कैसे लगेगा? तो एक तो होता है एक आदमी काम करता है उसके हिसाब से। दूसरी बात आती है यहाँ पर वो आदमी जो है काम की बजाय मान लो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे, या इन्वेस्टमेंट किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के आधार पे उसको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात यह भी है कि इन्वेस्टमेंट तो होता है, चलो मान लो दो आदमियों ने इन्वेस्टमेंट बराबर कर दिया कि 50-50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी काम में, लेकिन एक आदमी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया लेकिन दूसरा 12 महीने कर रहा है, तो यहाँ पर रोल किसका आ गया? समय का भी रोल आ गया। तो इसका मतलब एक तो वो चीज जो लगाई जा रही है, राशि लगाई जा रही है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी का मतलब वो है जो राशि निवेश की जाती है। ठीक है, ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है समय की। ठीक है। तो यहाँ पर समय, कितने समय के लिए कौन सा पूंजी लगा रहा, तो जितना समय ज्यादा के लिए लगा रहा तो वो ज्यादा लाभ मिलेगा, कम के लिए लगा रहा तो कम लाभ। ठीक है ना। तो लाभ जो है ना वो पूंजी के भी समानुपाती होगा और समय के भी समानुपाती होगा। और जो लाभ का अनुपात आएगा ना दोस्तों, लाभ का अनुपात आएगा तो लाभ क्या होगा? जितनी पूंजी लग रही है ना, जितनी पूंजी लग रही है उसको किससे गुणा करके? समय से गुणा करके वो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ठीक है। और वहीं पे बात करें, यदि हमें पूंजी का अनुपात चाहिए, लाभ का अनुपात और समय का अनुपात दे रहेगा, तो समय कहाँ आ जाएगा? इस लाभ के नीचे आ जाएगा। और समय का अनुपात चाहिए तो पूंजी लाभ के नीचे आ जाएगी। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। लेकिन लाभ जो है उसका अनुपात किस पे डिपेंड है? पूंजी और समय पर। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सी बात करते हैं अपन, समझिए ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं या तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, कितने भी हो, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि ए और बी, ए और बी किसी व्यवसाय में
किसी व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं तो वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 13,200 रुपए हो, तो ए व बी के लाभांश क्रमशः क्या होंगे, यानी इनके लाभ बताने हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको काम क्या करना है, कितने आदमी हैं उनको बिठा दो आराम से कि भाई तुम बैठो, ये लो बर्फी आ रही है तुम्हारे लिए, ठीक है, इनको बर्फी खिलाने के लिए तैयार कर दो। तो बैठे रहेंगे, खिलानी नहीं है, बिठा के रखना है। उसके बाद इन्होंने जो पूंजी लगाई वो पूंजी लिखो। देखो पहले की पूंजी कितनी है, 50,000 और दूसरे की जो पूंजी है वो कितनी है दोस्तों, 60,000। अब बात आती है समय की। तो देखो यहाँ पर क्या कहा, वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ, तो इसका मतलब इसने भी समान समय लगाया, जैसे 1 वर्ष के लिए इसने लगाई तो 1 वर्ष के लिए इसने लगाई है। यदि दोनों में सेम समय हो तो आपको गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूंजी से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लाभ का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई जिस हिसाब से पैसा लगाया उस हिसाब में उसको लाभ मिलेगा। सही बात है ना। तो 1 साल बाद देखेंगे आप, तो देखो यहाँ से ये 4 0 कट गए, तो ये पूंजी का अनुपात था। ये क्या था दोस्तों, पूंजी का अनुपात। जो अनुपात पूंजी का है वही अनुपात किसका होगा, यहाँ पर लाभ का होगा, क्योंकि समय दोनों में क्या है, सेम है। तो लाभ का अनुपात भी क्या होगा, 5:6 होगा। अब मैं दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पर पूंजी या लाभ का अनुपात है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि समय आ रहा है तो समय गुणा में लगा दो। अरे अपने को पूंजी, ये लाभ, नाम कुछ नहीं लिखने, अपने को टाइम बचाना है, ठीक है ना। आपको तो ये देखना है डायरेक्ट कि यदि पहले की पूंजी 5 है तो दूसरे की पूंजी 6, पहले का लाभ फिर 5 होगा तो दूसरे का लाभ कितना होगा, 6 होगा। और टोटल लाभ कितना हो रहा है, 5 और 6 11 का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। बस एक ही कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, अनुपात समानुपात जिसने पढ़ रखा है ना, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 5/11 गुणा ये नहीं, एक ही तरीके से। यहाँ टोटल लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 11, लेकिन अगले ने कहा टोटल लाभ 11 नहीं भाई साहब, ये लाभ जो है ना वो बराबर। और यदि लाभों का अंतर दिया होता, समझ रहे हो मेरी बात को, लाभों का अंतर दिया होता तो 5 और 6 का अंतर कितना था, 1, वो 1 के बराबर लिखते, ठीक है ना। या फिर हमें कहता कि बी को ए से इतने रुपए लाभ ज्यादा होता है, ज्यादा या कम या अंतर, इस तरीके से नाम आए तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब 11 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 2 बचा तो 22, 11 दूना 22, ये 2 0। 1 की वैल्यू 1200 आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू 1200 आ गई, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणा 1200 कर दो, 12 पंजो 60, आगे 2 0, यानी 6,000 रुपए तो ए के हो गए लाभ के रूप में, और बी के हो गए 6 गुणा 1200, यानी 12 छंग 72, और आगे आ जाएगा 00। ये सौदा रहेगा सीधा सीधा। शायद मेरी बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, यस और नो। सर हाँ जी, सर जैसे अपन ने एक का ऐसे निकाल लिया ये, तो सर अनुपात में तो एक्सचेंज करते हैं ना, इसका उसका वो नहीं करेंगे अपन इसमें। नहीं 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 नहीं, कुछ भी चेंज,
यदि यहाँ पर ऐसे होता ना 1 × 5 = B × 6, तो वो अनुपात चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो एक की राशि 50,000 है, बी की राशि 60,000 है, अनुपात आ गया 5:6। तो जो राशियों का पूंजी का अनुपात है वही किसका आएगा, लाभ का अनुपात है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो इसी सवाल में यदि हमें क्या पूछा होता, ये देखो ए और बी के लाभांश पूछे हमें, यानी ए का लाभ आ गया 6,000, बी का लाभ आ गया 7200। इसी सवाल में यदि हमें क्या पूछा होता, बताइए कि बी का लाभ, क्योंकि मैं कोई भी डाउट छोड़ता नहीं हूं, ठीक है ना, बी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है, ए के लाभ से कितना अधिक है, तो आप क्या करते भाई, सीधी सी बात है, देखो बी का लाभ 6 है, ए का लाभ 5 है, 5 से 6 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1200, 1 की वैल्यू 1200, यानी 1200 रुपये क्या हो जाएगा, बी का लाभ ए से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे नहीं करो तो यहाँ से देख लो, ये 6,000 रुपये लाभ है, इसको कितना लाभ मिल रहा है, 7200 रुपये, तो 6,000 से 7200 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 1200 ज्यादा है। वहीं पे उल्टा सवाल बन जाए कि ए का लाभ बी के लाभ से कितना कम है, तो भी क्या आएगा 1200। यहाँ पर बी और ए के लाभ का अंतर पूछे तो भी क्या आएगा 1200। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब दूसरा मामला क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों समय जो है वो क्या हो, अलग अलग हो जाए। जैसे मैं कहूँ ए ने मान लो 3 आदमी है, ए बी और सी, मैं प्रश्न कम लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है। ए ने मान लो लगाए 50,000 रुपये, ठीक है, बी ने लगाए 60,000 रुपये, और सी ने लगाए मान लो कितने, सी ने लगाए मान लो 40,000 रुपये। ये रुपए तीनों ने लगाए और 1 वर्ष के लिए लगाए मान लो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जो ए है ना, उसने सिर्फ 6 महीने के लिए रुपए रखे। यहाँ पर क्या कहेगा, प्रश्न में कैसे बनाएगा, ए बी और सी ने क्रमशः 50, 60 और 40,000 रुपए की राशि का निवेश किया किसी व्यवसाय में। ठीक है। यदि ए ने 6 महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए, ठीक है, ए ने 6 महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए, इसका मतलब हमें निकाल लिए उससे मतलब नहीं, हमें तो राशि रखी कितनी है वो देखनी है। ठीक है ना, कितने महीने के लिए रखी है। मान लो 6 महीने के बाद निकाल लिए, तो फिर राशि बची कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। भाई 6 महीने तो काम किया है, इसमें पैसा लगाया है, ये 6 गुणा कर देंगे यहाँ। फिर बात आती है दूसरे बी की। बी ने मान लो क्या किया, ये राशि जो है ना वो मान लो 4 महीने बाद निकाल ली, 4 महीने बाद निकाल ली, इसका मतलब 4 महीने तो रहेगी, तो 4 गुणा कर दो। फिर बात आती है सी ने वह राशि मान लो 8 महीने तक रखी, ठीक है, और या फिर 1 साल के मतलब 4 महीने पहले छोड़ दिया, 4 महीने पहले छोड़ दिया, इसका मतलब इसकी राशि कितनी हो गई भाई, 8 गुणा हो जाएगी, 8 महीने के लिए 8 गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, ये सौदा बनाओ, यानी जितना समय है उससे क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो अब क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। कैसे निकालोगे अनुपात, 4 जीरो सब में है, उड़ा दो, ठीक है, 5 गुणा 6 30 हो गया, 6 गुणा 4 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। देखो दोस्तों ये 2 के पड़े से कटेगा, 2 से कटेगा ये 15 बार, ये 2 से कटेगा 12 बार, और ये 2 से कटेगा 16 बार। तो आपका जो पूंजी से लाभ का अनुपात आया वो कितना आ जाएगा, 15:12:16 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि ए की पूंजी पूछे तो 15 की वैल्यू, बी की है तो 12 की वैल्यू, सी की है तो 16 की वैल्यू, और टोटल की बात करें तो तीनों को जोड़ दो, क्योंकि अनुपात यदि समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 15 और 12 कितना, 27, 27 और 10 37 और 6 43 आ जाएगी। यहाँ पर अब टोटल पूंजी दी होगी ना, टोटल पूंजी दी होगी तो 43 की वैल्यू दी होगी। यदि सी की पूंजी दे रखी है, सॉरी सी का लाभ दे रखा है, या पूंजी नहीं बल्कि पूंजी तो दे ही रखी है, लाभ दे रखा होगा। यदि सी तीनों का लाभ दिया तो 43 के बराबर रखना है, सी का लाभ दिया तो 16 के बराबर रखना है, बी का लाभ दिया तो 12 के बराबर, और ए का लाभ दिया तो 15 के बराबर। ठीक है ना, ये सौदा रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि मान लो यहाँ 43,000 रुपये दे दिया हमें, क्या लाभ मान लो टोटल कितना 43,000, तो 43 का कितना गुना है, 1000 गुना है।
तो दोस्तों फिर ये जो है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 16 का 1000 गुना हो जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इस तरीके से, ये बात क्लियर है क्या भाई? क्लियर है ना? चलिए अब देखो, क्वेश्चन है ए बी और सी ने किसी व्यापार में या व्यवसाय में क्रमशः 12,000, 15,000 और 20,000 रुपए निवेश किए। यदि 4 माह बाद ए 3,000 रुपए और निवेश कर देता है, जबकि सी 5 माह बाद 2,000 रुपए निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में बी को 3,600 रुपए का लाभ होता है। बी को 3,600 रुपए का लाभ होता है, तो तीनों का कुल वार्षिक लाभांश क्या होगा? ये है दोस्तों सवाल, और ऐसा सवाल बनता है साझेदारी में। आया आनंद? जल्दी से करो देखे। बस एक और सवाल बाकी है सर, फिर टॉपिक हो गया पूरा। मोस्ट क्वेश्चन यही है, आप ही बताओ। अच्छा, बाकी टॉपिक पूरा हो गया क्या? इसका मतलब मैंने ऊपर से ही उठा लिया है। हाँ मतलब जो जहाँ से लेवल होता है ना एंड वाला, तो वही हो गया बस। मतलब एंड वाला उठाया। अब सोचो आप, एंड वाला तो अभी उठाया है मैंने, तो कितने और क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे अभी? तो नहीं, और चाहिए ये तो क्वेश्चन कैसे शुरुआत, बनाओ, लेकिन इससे ही ये सवाल निकलेगा, शुरुआत है, ऐसे ही देख लो सवाल। आप। ये शुरुआत है। यदि शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो फिर
अंत तो बहुत अच्छा होने वाला ही है, ठीक है ना, मजे से पढ़ोगे इस चैप्टर को। देखिए 3 आदमी है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये मत करना कि सर आपने ABC क्यों लिखा, राम श्याम सुंदर क्यों नहीं लिखा। भाई साहब मेरे को क्या है, लिखते लिखते जोर आता है यहाँ पर। तो यहाँ राम श्याम सुंदर भी लिख सकते हो, और आप चाहते हो तो गोपाला राम घनश्याम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जितना बड़ा नाम लिखो ना वो लिख सकते हो, एग्जाम में जितना बड़ा है उतना बड़ा आ जाए। लेकिन दोस्तों उसको भी आप घनश्याम आए ना उसको जी लिखना, ठीक है ना, उसको पूरा मत लिखना, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा ये, ठीक है। तो पहला आदमी देखो ए है, दूसरा बी है, और तीसरा कौन है, सी है। यहां पर क्या कहा, किसी व्यापार में 12,000, 15,000 और 20,000 रुपए निवेश किए। ए ने तो लगाए 12,000 रुपए, बी ने लगाए 15,000 रुपए, और सी ने लगाए 20,000 रुपए, ठीक है। अब बात आती है आगे सवाल में, हमें कुछ भी नहीं करना, जैसा जैसा अगले ने बोला ना वही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि 4 माह बाद ए ने 3,000 रुपए और निवेश कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा 4 महीने तक तो उसने उतने ही रुपए रखे थे जितने पहले लगा दिए थे। तो ये 12,000 रुपए है ना, वो तो 4 महीने तक लगे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, 4 महीने के बाद उसने 3,000 रुपए और निवेश कर दिए, और निवेश करने का मतलब 12,000 तो पहले ही लगा रखे थे, और 3 और निवेश कर दिए, मतलब कितने हो गए, 15,000 रुपए। अब ये 15,000 लगे कितने दिन के लिए रहे, तो आप कहोगे सर ये वर्ष के अंत की बात हो रही है, इसका मतलब 4 महीने तक तो 12,000 रहे। अब एक साल में से कितने महीने बच गए, तो आप कहोगे सर 8 महीने बच गए। तो यहाँ ये 15,000 8 महीने के लिए हो गए, ठीक है। इसका मतलब ए ने जो पूंजी लगाई वो ये पूंजी लगाई ये पूरे साल की, 4 महीने तक 12,000, फिर अगले 8 महीनों के लिए 15,000। ये तो हो गया सर ये एक का काम 15,000 ना, है। सर ये 15,000 कैसे हुए, एक बार फिर से बताना। अरे 3,000 निवेश कर दिए ना इसने, और 3,000 निवेश कर दिया ना, और तो 12,000 में 3 जुड़ जाएंगे, 15,000 हो गए। भाई यदि निवेश करता है तो जोड़ दो, और निकालता है तो कम कर दो। फिर बात आती है बी की, तो सर कोई बी के लिए बात कही गई है क्या, नहीं कही गई, तो कोई बात नहीं। फिर बोला जबकि सी 5 माह है बाद 2,000 रुपए निकाल लेता है, इसका मतलब 5 महीने तक तो सी ने यही राशि रखी, तो इसका 5 गुना कर दो, ठीक है। प्लस फिर आगे कितने महीने बचे, तो आगे महीने बचे 7, 5 और 7 12 होते हैं ना। अब उन 7 महीनों के लिए कितनी राशि रखेगा, तो देखो सी 20,000 रुपए पहले लगा रखे थे इसने, लेकिन जैसे ही 5 महीने पूरे हुए इसने 2,000 रुपए निकाल लिए, मतलब कितने रुपए बच गए यहाँ इसके लिए, 18,000 रुपए। अब इसने 18,000 रुपए लगा रखे हैं अगले 7 महीने के लिए, तो ये हुआ सी का काम। बात आती है बी की, तो भाई बी ने कितने महीने के लिए, देखो इसके भी 12 महीने पूरे हो गए, इसके भी 12 महीने पूरे हो गए, तो बी के भी 12, बी ने तो कोई बेचारे ने छेड़छाड़ भी नहीं करी, इसका मतलब इसकी राशि 12 महीने के लिए पूरी ऐसी की ऐसी लगी हुई है, इसने कोई भी चेंज नहीं किया, मामला फिट हो गया होगा। अब बात आती है दोस्तों क्या, कि आप देखोगे कि ये पूरा एक पद है, और ये भी एक पूरा पद है, और ये भी एक पूरा पद है। इन पदों में आप जीरो देखो कितने हैं, पहले जीरो को उड़ाने का काम करो, गुणा उणा बाद में कर देना। प्लस का चिन्ह है कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, तो कॉमन देखो कितने हैं, 3 जीरो 3 जीरो 4 3 जीरो, 3 जीरो सब में है, सब के उड़ा दो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, 3 जीरो सब के उड़ गए। और आप गुणा करके बाद में जोड़ के फिर उड़ाओगे ना तो भी उड़ाने ही पड़ेंगे आपको, पहले ही उड़ा दो टाइम बच जाएगा। तो ये देखो 12 चौका 48 हो गया, प्लस 15 8 120, भाई ये तो हो गया 15 8 120, और ये हो गया 48, तो टोटल कितना हो गया 120 और 40 160 8 168 हो गया। अनुपात 15 को 12 से गुणा किया 180 आ गया, और यहाँ पर 20 पंजो 100 और 18 साथी 126, तो 100 प्लस 126 कितना हो गया, 100 प्लस 126 हो गया 226, ये आ गया अनुपात। इस अनुपात को काट भी सकते हो, काटो तो 2 के पहाड़े से कट रहा है क्या, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, ये 2 से कट गया 90 बार, ये 2 से कट जाएगा, 2 11 दूना 22,
2 3 6 113। तो दोस्तों ये अनुपात आ गए 84:90:113। ये क्या आ गया? ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ, तीनों का लाभ आ गया। हमें क्या दिया है प्रश्न में? हमें यदि टोटल लाभ दिया होता तो इन तीनों का जोड़ के बराबर लिखते, लेकिन हमें दिया है क्या? बी को 3600 रुपए का लाभ होता है, ठीक है ना, वर्ष के अंत में। तो बी का लाभ कितना भाई? यहाँ 90 है। अब 90 की वैल्यू अगले ने कितनी दे दी? 3600 दे दी, जो कि 90 का कितना गुणा है? देखो 9 चौक 36, 4 गुणा, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, 1 जीरो कम पड़ रहा है, तो ये 40 गुणा हो गया। ऐसे नहीं समझ में आए तो 3600 में 90 का भाग दे लो, कितनी बार जाता है। ये जीरो कट गया और 9 चौक 36 और आगे ये जीरो आ जाएगा 40 बार, ठीक है। ये सौदा था। अब 90 का 40 गुणा हो रहा है दोस्तों, काम हो चुका। कैसा भी सवाल बने अब आप जवाब दे सकते हो। कैसे? आपको बी का लाभांश दे दिया, यदि ए का लाभांश पूछे, ए का लाभांश पूछे तो 84 का 40 गुणा कर दो, सी का पूछे तो 113 का 40 गुणा कर दो। यदि हमें पूछे कि ए और सी का अंतर बताओ कि इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, तो 113 में से 84 घटाने पर जो भी संख्या आती है उसका 40 गुणा कर दो, ए और सी का अंतर आ जाएगा। बी और सी का अंतर पूछे तो इन दोनों का अंतर जितना आता है उसको 40 गुणा कर दो तो अंतर आ जाएगा। या कम अधिक की बात करें तो फिर जो भी कम अधिक होता है उसका 40 गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है तीनों का कुल वार्षिक लाभांश क्या होगा। तो तीनों का टोटल लाभ, देखो टोटल कितना बनता है भाई, तीनों को जोड़ो, 3 और 4 7 और 1 9 10 और 8 18 और हासिल वाली 1 जुड़ी तो 1 और 1 2 हो गया। ये 287 आ गए मेरे दोस्तों। टोटल जो लाभ बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? 287 बनने वाला है। जब 1 की वैल्यू 40 है तो 287 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 287 का 40 गुणा कर दो, भला हो जाएगा। ये 0 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 34 और 2 चौके 8 और 3 11, तो आंसर आ जाएगा 11,480 रुपए आपका तीनों का कुल लाभांश आ जाएगा। हाँ भाई, डाउट है इस सवाल में किसी के? यस और नो? जल्दी जवाब दीजिए सभी। ठीक है, तो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। इससे जो भी सवाल बन जाएगा कर लोगे ना भाई सभी? ओ देश मेरे मेरी जान के सदके। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल हमने लिया ए बी और सी ने क्रमशः किसी व्यापार में 24,000, 20,000 और 30,000 रुपए निवेश किए। ए ने 8 माह बाद अपनी राशि का 50% भाग निकाल लिया। 50% भाग निकाल लिया, जबकि
बी ने 3 माह बाद अपनी राशि का 20% भाग और निवेश कर दिया तथा सी ने 6 माह बाद अपनी राशि का 1/3 निकाल लिया तो वर्ष के अंत में क्रमशः इनके लाभों का अनुपात क्या होगा या लाभांश का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी का लाभ दे रखा हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला काम तो अपना अनुपात निकालना है। यदि अनुपात निकल गया तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट बात और सबसे मोस्ट बात इसमें यही है कि अनुपात निकालो। खेल अनुपात का है। दोस्तों यदि नॉर्मल सवाल आए ना तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, डरना मत नॉर्मल सवाल से। मान लो ए ने यहाँ पर 6,000 रुपये निवेश किए और बी ने यहाँ पर मान लो 7,000 रुपये निवेश किए। इसने मान लो 12 महीने के लिए निवेश किए, इसने 15 महीने के लिए निवेश किए। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा अनुपात आ जाएगा। काट पीट करो, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। ये 6 चौक 24 हो गया और ये 7 पंजो 35 हो गया। मतलब सीधे सवाल का जवाब तो सीधा है। ठीक है ना। लेकिन सवाल इस तरीके से आए तो क्या करना है वो मेन है। ठीक है ना। यहाँ पर राशि अलग अलग और समय अलग अलग हो तो हो जाएगा। या जबकि मान लो पहले आदमी ने भी 6,000 रुपये निवेश किए, दूसरे ने भी 6,000 निवेश किए, और ये मान लो 5 महीने के लिए कर रहा है, ये 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको राशि तो डायरेक्ट कट जाएंगे। ये समय का जो अनुपात है ना, वही अनुपात आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। ये नॉर्मल सी बातें थी, मैंने सवाल लिखवाए ही नहीं, आपको बेसिक बता दिया। और मेन चीज मैंने बताई आपको, पूरा साझेदारी है ना वो इसी पे टिका हुआ है। किस पे, अनुपात समानुपात पे। और अनुपात समानुपात जिसने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है ना, शिखर कंपटीशन क्लासेज पे जाके, और उसमें अनुपात समानुपात के पूरे पार्ट्स मेरे बढ़िया तरीके से 0 लेवल, 0 से हीरो पूरे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस सवाल की। तो सबसे पहले तीनों आदमियों को बिठा दो। ए को बिठा दिया, यहाँ बी को बिठा दिया, यहाँ सी को बिठा दिया। पहले आदमी ने 24,000 रुपए लगाए, दूसरे आदमी ने 20,000 लगाए और तीसरे आदमी ने 30,000 रुपए लगाए। तीनों के पैसे लगवा दिए। अब क्या हुआ, ए ने 8 महीने बाद, तो 8 महीने बाद का नाम आया ना, इसका मतलब 8 गुणा तो यहाँ सीधा ही कर दो कि 8 महीने तक तो यही रहा है, प्लस अब कुछ जोड़ा है तो ठीक है। और कुछ भाई यहाँ पर ऐसे बोल दे कि अपनी राशि निकाल ही ली, 8 महीने बाद मान लो उसने अपनी राशि निकाल ली तो फिर कोई काम नहीं, 8 महीने तक हो गया। लेकिन यदि आगे इसके लिए कुछ और कहा, जैसे क्या कहा, 8 महीने बाद अपनी राशि का 50% भाग निकाला है, पूरी नहीं निकाली है, पूरी निकाल दी तो काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50% भाग ही निकाला है। तो इसका मतलब 50% राशि तो रहेगी ना। 24,000 है, 24,000 का 50% आधा,
आधा भाग निकाल लिया तो बचा कितना, आधा भाग। तो 24,000 में से 12,000 निकल गए, 12,000 रुपए तो लगे ही रहेंगे ना। कितने समय के लिए, यहाँ पर लास्ट में क्या बात कही है, वर्ष के अंत में। जरूरी नहीं है वर्ष के अंत में ही बोले अगला, 15 माह के अंत में बोल दे, 2 साल के अंत में बोल दे, तो जितना समय बचा हुआ है वो समय लिखो। फिर 8 महीने हो गए, 1 साल में से 8 महीने गए, 4 महीने का सौदा यहाँ बच गया। ये तो हुआ काम एक का। अब बात आती है बी की। बी के लिए बात करें, बी ने 20,000 रुपए निवेश किए थे, जबकि बी ने क्या किया, 3 महीने बाद राशि का 20% भाग और निवेश कर दिया। इसका मतलब 3 महीने तक तो इसने 20,000 रुपए रखे, उसके बाद अब जोड़े घटाए कुछ भी करे, 20,000 का 20% कितना होता है भाई, 20,000 का 20% 4,000 रुपए। निकाल लो, किसी के समझ में नहीं आए तो 20,000 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये 2 दूना 4, 20,000 का, सॉरी 1 जीरो यहाँ, ये 2,000 गुणा 2 तो 4,000 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये 4,000 रुपए क्या हो जाएंगे, इसने और निवेश कर दिए। और निवेश करने का मतलब 20,000 रुपए तो पहले लगा रखे थे। यदि यहाँ पर ऐसे बोलता ना 20,000 रुपए निकाल, 20,000 का 20% निकाल लिया तो ये 20,000 में से 4,000 कम कर देने, और यदि और निवेश कर रहा है तो 20,000 में 4,000 क्या कर देने, जोड़ देने। अब 20,000 में ये 4,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24,000 आ जाएगा। पूरे साल इसको लगा के रखना है, 3 महीने आ गए, 12 महीने में से 3 महीने गए, कितने बचे, 9 महीने। ये राशि 24,000 बचेगी 9 महीने के लिए, ठीक है। ये काम हुआ बी का। अब बात आती है सी की। सी ने क्या किया, सी ने 6 महीने तक तो वही राशि रखी, लेकिन 6 महीने बाद क्या किया इसने, अपनी राशि का 1/3 निकाल लिया। 1/3 का मतलब 30,000 का 1/3 कितना हो गया, 30,000 का 1/3, 3 से कट गया तो 10,000 आ गया। इसने 10,000 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। 30,000 में से 10,000 माइनस कर दिए, बचे कितने भाई, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए इसने लगा के रखे, कितने महीने के लिए भाई, ये रखे इसने, बच गए उस महीने के, 6 महीने के लिए। तो इतनी सी बात सबके समझ में आ गई है ना। तो यूं मानो आपका पूरा ये सवाल हो गया है। अब देखो सब में जीरो कितने हैं, 3 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 3 4 जीरो, 3 जीरो सब में उड़ा दो, ये पहले ही उड़ा दो आप, ये जीरो का काम तो खत्म। अब 24 को 8 से गुणा किया 192, 12 को 4 से गुणा किया 48, तो 192 में 48 जोड़ो कितना आता है, 8 2 10 और 4 9 13 और 1 14 और 1 1 2, 240 तो ये आ गया। अनुपात 20 तिया 60 और 24 216, 60 में 216 जुड़ा तो 216 और 60, 276 हो गया क्या भाई, 276 आ गया। ये 3 6 का 18, 180 हो गया, और 20 6 का 120 ये हो गया। तो 100 100 200 300 हो गया ये। अब जितना कटता है उतना काटने की कोशिश करो। यदि दोस्तों में 6 7 13 2 15 मतलब 3 के फाड़े से भी कट रहा है, 3 के फाड़े से तीनों कट रहे हैं, और 2 के फाड़े से भी, यानी 6 से काट दो इसको पहले तो। 6 चौक 24 आगे जीरो, इसको 6 से काटो, 6 चौक 24, 3 बचा 36 और 6 छंग 36, फिर इसको 6 से काटा, 6 पंजो 30 ये जीरो, फिर 2 से कट रहा है, और 2 से कटा 20 बार, ये 2 से कटा 23 बार, और ये 2 से कटा 25 बार। तो तीनों के लाभ का जो अनुपात आएगा ना दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 20:23:25 आ जाएगा। अब किसी के डाउट है तो बताइए भाई, और समझ में आ गया तो यस टाइप कर दीजिए कमेंट में फटाक से, जल्दी करो। सबका जवाब आना चाहिए। नहीं आया तो पूछ सकते हो, माइक ओपन कीजिए और पूछिए, और समझ आ गया है तो यस।
चलिए फिर अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। वेरी गुड, सभी के समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझने के लिए। अब बात आती है अगले सवाल की। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ए, बी और सी ने किसी व्यवसाय में धन इस प्रकार निवेश किया कि ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक, जबकि सी से 3,000 रुपये कम निवेश किए। जबकि सी से 3,000 रुपये कम निवेश किए। यदि कुल पूंजी यदि कुल पूंजी 67,000 रुपये हो, कुल पूंजी 67,000 रुपये हो तथा ए ने अपनी पूंजी 8 माह बाद निकाल ली, तो वर्ष के अंत में ए बी सी के लाभों का अनुपात क्या होगा? लाभों का अनुपात क्या होगा? यह है बढ़िया नॉन पतंजलि सवाल है कि नहीं है? कमेंट करके बताएं। हाँ जी रामचंद्र जी बताइए। पतंजलि तो रामदेव का है ना। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ नॉन पतंजलि है, ये पतंजलि का नहीं है। ये मनोज दानोदिया का सवाल है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये सवाल, क्योंकि मेरा बनाया हुआ सवाल है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम जो है वो तो ये है, तीनों आदमियों को बिठाओ। ले भाई ए तू बैठ, ये बी को भी बिठा दिया, ये सी को भी बिठा दिया। अमर सिंह, बनवारी लाल, चंद्राराम, ठीक है, तीनों को बिठा दिया। अब देखो ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक
जबकि सी से 3,000 रुपये कम। इसका क्या करें? यहां पर कॉमन कौन है? ए ने बी से, जबकि सी से, तो इसका मतलब ए बी के साथ भी जुड़ा हुआ है और ए सी के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो आदमी कॉमन है उसकी राशि मान लो, जो आदमी कॉमन है उसकी राशि मान लो। मैंने मान लो ए की राशि पी मान ली, पी मानी, पी मानते यहां पर क्या हुआ? देखो ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक, ये ना बी से 2,000 रुपये अधिक करता है, बी से 2,000 अधिक है। इसका मतलब बी की राशि क्या होगी? जितनी ए की राशि है उससे 2,000 कम होगी, ठीक है ना। तो इसकी राशि हुई पी माइनस 2,000, समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है सी की, तो देखो यहां पर क्या कहा? जबकि सी से 3,000 रुपये कम, ए ने है ना, ए ने सी से 3,000 रुपये कम, सी से 3,000 कम। तो दोस्तों जब सी से इसके 3,000 रुपये कम है तो सी के क्या होंगे? ए से 3,000 रुपये ज्यादा नहीं होंगे क्या? तो पी में क्या जोड़ देंगे? यहाँ 3,000 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी? सी की राशि आ जाएगी। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब यदि दोस्तों हम इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ें तो तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? इन तीनों का जोड़ आना चाहिए दोस्तों कितना? यहाँ पर कुल पूंजी दे रखी है 67,000 रुपये, तो बराबर 67 आना चाहिए। इन तीनों को जोड़ो भाई, बराबर 67,000 कर दो। उसके बाद में देखेंगे तो देखो P प्लस P, तो 3 तो हो गए P, और 2,000 माइनस है, 3,000 प्लस है, तो 3,000 में से भाई जो संख्या प्लस की है ना उसमें से माइनस वाली संख्या घटा दो। तो 3,000 प्लस के हैं और 2,000 माइनस के, तो 3,000 में से 2,000 घटाओगे कितने बचेंगे? 1,000 प्लस के बच जाएंगे, और बराबर में आ गया 67,000। जैसे इस 1,000 को धक्का मारोगे इधर से उधर, तो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1,000, तो ये आ जाएगा दोस्तों 67 में से 1,000 गया तो 66,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। 3 पी की वैल्यू 66,000 है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू आ जाएगी 66,000 में 3 का धीरे से लगा दो भाग, तो 22×3 66, यानी 22,000 आ जाएगी पी की वैल्यू। इतनी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही पी की वैल्यू आई, मतलब एक की राशि आ गई 22,000, ठीक है। बात आती है बी की राशि क्या हुई? तो बी की राशि P माइनस 2,000 है, तो P का मान 22,000 है, 22,000 में से 2,000 गए, कितना आ गया? 20,000। वहीं पे बात करो C की, तो C की राशि P प्लस 3,000, P का मान 22 है, तो 22 में 3 जुड़ा, कितना आ गया? 25,000 आ गया, 25,000। अब क्या कहा कि यदि क्या हुआ, अपनी ए ने अपनी पूंजी का 8 महीने बाद निष्कासन कर लिया या निकाल ली, 8 महीने बाद निकाल ली, इसका मतलब 8 महीने तक तो रखी है, तो यहाँ पर ए की जितनी पूंजी थी उसको 8 महीने तक लगाए रखना है। बाद में इसने निकाल ली, यदि कुछ जोड़ता या इसमें से कुछ कम करता तो फिर वो उसके हिसाब से, लेकिन इसने तो पूरी निकाली, 8 महीने तक ही लगा के रखी है। उसके बाद बात आती है बी की, तो बी ने कितने समय के लिए रखी? तो इसका बात पता कैसे लगेगा? क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है यहाँ, वर्ष के अंत का मतलब इसने 8 महीने रखी, तो इसके पूरे 12 महीने हैं, इसके भी पूरे 12 महीने हैं। शुरू करो काट पीट, 3 0 सब में उड़ा दो, ये उड़ा दिए, 12 है, लेकिन 4 के पहाड़े से कटेंगे, देखो 4 से 3 बार कट गया, ये भी 4 से 3 बार कट गया, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, और ये 4 से कट गया 2 बार। अब यहाँ 22 है, यहाँ 20 है और यहाँ 25 है, नहीं कटने वाला, 22 दूना 44 आ गया, और 20 तिया 60 आ गया, और 25 तिया 75 आ गया, और ये किसी के पहाड़े से कटने वाले नहीं है अब सभी। तो तीनों का जो लाभ का अनुपात आ गया ना दोस्तों, वो कितना आ गया है? 44:60:75 है। किसी के डाउट? अब यदि तीनों का टोटल लाभ दे रखा हो तो वो तीनों का जोड़ के उसके बराबर लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पर इन तीनों का टोटल लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे अपन? 5 4 9 और 7 6 13 4 17,
100 गुणिया सी, ठीक है ना। टोटल लाभ आएगा तो उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, 100 गुणिया सी के। मान लो 17,900 रुपए दे दिया तो 17,900 किसके बराबर लिखेंगे, 17,900 इसके बराबर लिखेंगे, तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। जैसे 1 की वैल्यू 100 आएगी तो 1 की राशि 44 गुणा 100 कर देंगे, एक का जो लाभ है 4400 आ जाएगा, बी का लाभ 60 गुणा 100 6000 आ जाएगा, इसका 7500 आ जाएगा। क्लियर है मामला। तो यहाँ कम ज्यादा वाला सवाल है कि इसने इससे इतने ज्यादा लगाए, इसने इससे कम लगाए, तो उसमें क्या करना, पहले तो उस आदमी की राशि माननी है आपको जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लो सवाल में ऐसे होता कि ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक जबकि बी ने सी से 3,000 रुपये कम, तो वहां पर ए बी है ना वो ए के साथ जुड़ा हुआ है, बी सी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हम बी की राशि मानते उससे बाकी आप किसी की भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी मान लो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी आसानी हो जाती है इस तरीके से। यदि आप इसमें सी की राशि मानकर चलते हैं ना तो भी दिक्कत नहीं आती। कैसे, मान लो आपने सी की राशि मान ली, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं आपको भी सर, हम ये कोई रटने वाली बात बता दी, ये एक ही क्यों माने, कॉमन है उसकी क्यों माने, कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने सी की राशि मान ली पी, अब सी से आ जाओ, सी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए ने बी से, और जबकि सी से, तो सी ए के साथ जुड़ा हुआ है, सी से 3,000 रुपये कम है, किसके, ए के। अब सी पी रुपए लगाता है तो ए के कितने होने चाहिए, पी माइनस 3,000 आने चाहिए, ये आ गए ए के। फिर बी के कैसे निकाले, तो बी सी के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं, ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक है, मतलब ए वाले रुपए है ना जितने भी, वो इससे 2,000 रुपये अधिक है। अब इधर आने के लिए 2,000 अधिक बोल रहा है ना, तो उधर जाने के लिए ये क्या कर देंगे, P माइनस 3,000 तो था ही, और ये 2,000 कम कर देंगे, तो कहने का मतलब ये आ गया, P माइनस 3 और 2 कितना हो गया, 5,000 हो गया। ऐसे मान के चलोगे तो भी दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है वो मान लो, ठीक है ना। इसकी P माइनस 3,000, इसकी P माइनस 5,000, इसकी P। बात आती है सर हम तो C की नहीं मानेंगे, B की मानेंगे, B की मान के देख लो भाई, बी की मान ली, मान लो आपने P रुपए, अब बी से यदि ए की निकालें तो ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक, तो इसका आ जाएगा क्या, P प्लस 2,000 आ गया। बात करें सी की, तो देखो यहां पर क्या कहा, ए ने सी से 3,000 रुपये कम लगाए, अब सी से ए 3,000 रुपये कम लगाता है, यानी सी से ए की तरफ आते हैं तो 3,000 माइनस करना पड़ता है, लेकिन हम ए की राशि से सी की राशि निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3,000 प्लस करना पड़ेगा, यानी P प्लस 2,000 है ना, उसमें 3,000 जोड़ देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्या, P प्लस 5,000 आ जाएगी। अब दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, आप कैसे भी करो, मर्जी आपकी है, मैंने सब तरीके बता दिए। है किसी के डाउट, समझ में नहीं आया तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए, और यदि आ गया समझ में तो सभी कमेंट में यस टाइप कर दीजिए बस। किसी की भी राशि मान सकते हो आप, लेकिन टाइप जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। वेरी गुड, आप लोगों के पास टाइप करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम हो गया 9:02। तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप ये सवाल कर लोगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा 2 सवाल और करवाऊंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा यार। यहां पर मान लो हमें क्या दिया हो,
हमें ऐसे दे रखा हो प्रश्न में कि यदि ए बी सी की निवेशित पूंजियों का या पूंजी जो भी है, पूंजी का अनुपात 2:3:1 है, जबकि निवेश के समय का अनुपात, यहाँ समय भी दे सकता है, समय का अनुपात भी दे सकता है, 1:5:4 है, तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा? लाभों का अनुपात क्या होगा? ये सवाल बनता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, लेकिन बताना जरूरी था। ए बी और सी 3 आदमी है, बैठा दो। ठीक है, इनकी देखो पूंजी, यहां लिखो पहले पूंजी। पूंजी का अनुपात है 2:3:1। इसके नीचे लिखो समय, और पूंजी को समय से जैसे ही गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात अपने आप आ जाता है। ये कितना दे रखा है? 1:5:4। तो यहाँ इनको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 को 1 से गुणा किया, 2, 5×3 15 और 4×1 4। 2:15:4 क्या आ जाएगा? ये लाभ का अनुपात आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों? लाभ का अनुपात आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना? आप सोचोगे क्या हो गया। और यदि हमें मान लो लाभ का अनुपात दे रखा हो और पूंजी का अनुपात दे रखा हो, फिर समय का अनुपात पूछे तो क्या करना है? इस लाभ में पूंजी वाले अनुपात का भाग लग जाएगा। या फिर इसका उल्टा, लाभ का अनुपात दे रखा हो, समय का अनुपात दे रखा हो, फिर पूंजी का अनुपात पूछे तो लाभ, देखो पूंजी निकालनी है तो क्या करो, लाभ में समय का भाग दो, और यदि समय निकालना है तो लाभ में पूंजी का भाग दो। बस ये इतना सा सौदा समझ में आ गया ना, तो कुछ भी नहीं है। आप ये गणित आसान हो गई, साझेदारी आपकी आसान हो गई। और कल की क्लास में इसको मैं धांसू तरीके से कंप्लीट भी कर दूंगा, पूरी साझेदारी। अब देखो दूसरा सवाल और देता हूं मैं एक और, ठीक है ना? इसका जो विपरीत सवाल है। हाँ जी सर, आपने ये समय का लिखा है फॉर्मूला, तो लाभ बटा समय लिख दिया, पूंजी आएगा ना? हाँ, लाभ बटा पूंजी आएगा, ये भूल में लिख दिया। ठीक है, अब यदि सवाल दूसरा बनता है, सवाल में दोस्तों अनुपात मान लो ऐसे ना आकर कैसे आ जाए, मैं 2 आदमियों की दे के देख रहा हूं, 2 हो 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इनकी पूंजी का अनुपात हमें क्या दे दिया, पूंजी का अनुपात दे दिया हमें 2/3:1/5, ये अनुपात दे दिया पूंजी का। बल्कि समय का अनुपात क्या दे दिया हमें, समय का अनुपात दिया 1/6:1/4, ये अनुपात समय का दे दिया। अब हमें पूछे लाभ का अनुपात बताओ, तो लाभ का अनुपात दिक्कत नहीं है, गुणा करना है बस। 2/3 गुणा 1/6 और ये 1/5 गुणा 1/4, तो ये तो कितना आ गया देखो, 2 से 6 कट 3 बार, नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 1, अनुपात में 1/5 होकर 20 आ गया। अब अपने उत्तर में अनुपात ऐसे नहीं आएगा, उत्तर में अनुपात ऐसे नहीं आएगा, वो सरल अनुपात होगा। और सरल अनुपात करना मैंने सिखा रखा है। नीचे वाली जो भी संख्या आ रही ना, उनका लसागु कितना था, 20 और 9 का लघुत्तम कितना, 20×9 = 180। तो 180 को इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो, तो 9 से कट गया 9 दूना 18 यानी 20 आ गया। ये तो आ गया 20 दोस्तों, और 20 से ये कट गया 9 बार यानी 1×9। 3 आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन नीचे वाली तीनों संख्याओं का लघुत्तम ले लो और जो लघुत्तम आता है उससे क्या कर दो, गुणा। ये बन गया 20:9, क्या इनके लाभ का अनुपात बन गया।
शायद डाउट नहीं होगा। डाउट है तो माइक ओपन कीजिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो आगे चलो। नहीं है डाउट, है ना? अब देखो एक सवाल और। सवाल ये बन गया, पहले पूंजी का अनुपात दे दिया हमें, पूंजी का अनुपात ए बी और सी की, ठीक है ना? ए बी और सी की पूंजी का अनुपात दे दिया, कितना मान लो, सीधा लिख रहा हूँ भाई मैं। ए यहाँ पर सवाल की भाषा लिखी हुई है कि भाषा में मत घुसो, आप कॉन्सेप्ट में घुसो, ठीक है ना? भाषा अपने आप समझ आ जाएगी। पूंजी का अनुपात मान लो दे दिया आपने को क्या, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये पूंजी का अनुपात दे दिया है। और यहीं पे हमें लाभ का अनुपात भी दे दिया 3 आदमियों के। यहाँ ए बी और सी की बात कर रहा हूं मैं। लाभ का अनुपात दे दिया मान लो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/3, ये हमें लाभ का अनुपात दे दिया। अब हमें किसका अनुपात पूछ लिया, समय का अनुपात पूछ लिया। समय का अनुपात पूछ लिया तो क्या करोगे, करना क्या है, वही काम। समय चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितना लाभ का अनुपात दे रखा है उसमें पूंजी का देना पड़ेगा भाग, ठीक है ना? यदि अनुपात सीधा सीधा होता तो सीधा भाग लगा देते हैं अपन, लेकिन सीधा नहीं है, उल्टा है, तो कोई बात नहीं। अब देखो समय का अनुपात निकालेंगे, लाभ कितना भाई इसका 2/3 है, इसमें भाग लगाएंगे 1/2 का, अनुपात 3/4 है लाभ, भाग लगाएंगे 1/3 का, इसका लाभ 4/3 है, और पूंजी 1/4 है, 1/4 का भाग लगा देंगे। और ये बात बता दूं कि ये जो बट्टा में लाइन है ना, और इसके नीचे ये आ रहा है, तो करना क्या है, इस बट्टा वाली लाइन को जैसे ही गुणा में कन्वर्ट करोगे तो नीचे 1/2 है ना, ये 2/1 बन जाएगा, ठीक है ना? इसको ऐसे लिख देना है। वहीं पे 1/3 का भाग दे रहे हो, चाहे तो 1/3 का भाग दे दो, और चाहे 3/1 से गुणा कर दो, चाहे तो किसी संख्या में 5/7 का भाग दे दो, और चाहे किसी संख्या को 7/5 से गुणा कर दो, बात बराबर है। जैसे मैं बात करूं, मान लो अपनी कोई संख्या है, और संख्या मान लो यहाँ पर 50 है। अब मैं कह दूं सर 50 में 5/7 का भाग दो, 50 में भाग दो भाई 5/7 का, तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 5 का भाग दिया 10 बार, और 10 गुणा 7 कितना आ गया 70। अब मैं कहूँ 50 को 7/5 से गुणा करो, करो गुणा, 50 गुणा 7/5, 5 से कटा 10 बार, और 10 को 7 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 70 आएगा। तो किसी संख्या में 2/3 का भाग दे दो, और चाहे उसका उल्टा 3/2 से गुणा कर दो, बात क्या है बराबर है। बस ये सौदा यदि आपने सीख लिया तो कुछ भी नहीं है रे, ये गणित आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना? समस्या ही नहीं आएगी लाइफ में। 1/3 का भाग दे रहे हो, भाग मत दो, गुणा करो, 3/1 लिख दो। 1/4 का भाग दे रहे हो, गुणा कर दो 4/1 से, समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो आ गया 2 दूना 4/3, और ये आ गया 3 3 9/4, और ये आ गया 4 चौक 16/3। इतना तो आ ही गया। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे 3 है 3 है 4 है, एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो तीनों को जिससे 3 नीचे 3 नहीं रहे, 4 भी नहीं रहे, और ये 3 भी नहीं रहे। तो इसका मतलब 3 चौक 12, भाई इनका लघुत्तम तो 12 आ जाएगा। यदि 12 से सबको गुणा कर देंगे ना, देखो इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, तो देखो 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 से 12 कट गया 3 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार, और ये आ गया 4 चौक 16 अनुपात 9 3 27 अनुपात 16 गुणा 12, सॉरी 16 गुणा 3 से 4 बार घटाए तो 16 चौक 64। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, ए बी और सी की जो लगने वाला समय है उस समय का अनुपात आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो ये सवाल होता क्या कि पूंजी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया होता, और उसी के पूंजी की बजाय मान लो समय का अनुपात दिया होता 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और लाभ का अनुपात ये दिया होता, फिर पूंजी का अनुपात पूछता तो पूंजी का अनुपात भी यही आता। क्लियर है मामला, फिट है क्या दिमाग में?
तो ये नॉर्मल सा सवाल था जो मैंने बता दिया है। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। जो स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। यदि क्लास में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो 7232837389।